नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण, इस बात की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे कुछ भागों में विभाजित किया गया है और जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं उन्होंने इन कालों का अपने तरीके से अलग अलग नामकरण भी किया है। इस संबंध में कुछ अलग अलग विवाद रहे हैं, कुछ प्रत्येक आलोचक की, इतिहासकार की कुछ अपनी मान्यताएं रही हैं, जिसके आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक जो काल है उसके संबंध में और इसकी समय सीमा कहाँ से मानी जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान जो हिंदी भाषा है वह अपभ्रंश भाषा से निकली है, तो अपभ्रंश का साहित्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत समाहित किया जाए अथवा नहीं किया जाए, इस संबंध में विद्वानों में विवाद रहा है। काल विभाजन करने के पश्चात उसकी जो पूर्व और पर की सीमा निर्धारण है उस संबंध में भी विवाद रहा है और उस काल का क्या नामकरण किया जाए, इस संबंध में भी मतैक्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पर्याप्त मत मिलते हैं। हम उन्हीं सब का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास के विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हम आज का हमारा विषय है काल विभाजन और नामकरण, तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उपस्थित होता है कि विभाजन की आवश्यकता क्यों है। जब साहित्य का इतिहास है तो समग्र रूप से उसका अध्ययन क्यों न किया जाए। इस प्रकार से उसे कुछ काल खंडों में विभाजित करके अध्ययन करने का क्या औचित्य है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऐसा विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। समग्र रूप से अंगी को समझने के लिए उसके जो अंग हैं उन अंगों को यदि अच्छे से हृदयंगम किया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए, तो उस अंगी के बारे में जानना अधिक श्रेष्ठकर होगा, उसे अच्छे से समझ लिया जा सकेगा। दूसरा इसका कारण है कि साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए, साहित्य को सही ढंग से कि कब से इसका प्रारंभ हुआ, कब इसमें क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो उभर कर आई, इस काल में कौन सी विशेषताएं थी, इन सब को भली भांति श्रेष्ठ रूप से, अच्छे रूप से, सरल रूप से समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए भी इस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त विभाजन की आवश्यकता का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह यह भी है कि साहित्य की जो विकास यात्रा है इसमें समय समय पर कुछ दिशा परिवर्तन होते हैं। साहित्य की जो प्रवृत्ति है वह समय समय पर नई नई दिशाओं की तरफ मुड़ती है। जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को ही लेते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल में किस दिशा की तरफ है, आदिकाल से जब वह भक्ति काल की तरफ आता है, भक्ति काल से रीति काल की तरफ आता है, तो इस कारण से इसमें इसकी प्रवृत्तियों में, इसकी दिशाओं में परिवर्तन होता है। इन प्रवृत्तियों और दिशाओं में परिवर्तन के साथ साथ इसका जो रूप है, इसका जो बनावट है साहित्य की, उस बनावट में भी हम परिवर्तन देख सकते हैं। आदिकाल का साहित्य रीतिकाल से, भक्ति काल से अलग है, भक्ति काल का साहित्य अन्य कालों से अलग है, अपने स्ट्रक्चर की दृष्टि से, अपने रूप की दृष्टि से। आदिकाल का साहित्य वैसा ही नहीं है जैसा कि भक्ति काल का, भक्ति काल का साहित्य वैसा ही नहीं है जैसा कि रीतिकाल का। तो ये जो रूप परिवर्तन है, इन सब को समग्र रूप से समझने के लिए भी हमें साहित्य के इतिहास को कुछ कालखंडों में विभाजित करने से ये साहित्य की जो दिशाएं हैं, साहित्य के जो रूप में परिवर्तन हो रहा है, इसे भली भांति हम समझ पाएंगे। अब आगे विद्यार्थियों प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि हमने काल विभाजन की आवश्यकता तो समझ ली, अब इस काल विभाजन का आधार क्या माना जाए, क्या सही आधार हो सकता है, किस आधार पर हम प्रत्येक कालखंड को विभाजित करें, अर्थात जो हम उसका नाम दे रहे हैं, प्रत्येक काल का एक नाम दे रहे हैं, वो किस आधार पर दें, किस आधार पर हम विभाजित कर रहे हैं उन कालखंडों को। ऐसा है कि वर्ग विभाजन समान प्रवृत्ति या प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। उस विशेष कालखंड में कौन सी प्रवृत्ति रही, कौन सी विशेषता मुख्य रही, इसके लिए साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने कई मापदंडों का उपयोग किया है।
इन समग्र मापदंडों को लेकर जो डॉक्टर नगेंद्र है उनके द्वारा संपादित पुस्तक में ये कुछ काल विभाजन के आधार समग्र रूप से जो दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तो है कि शासक के नाम के आधार पर काल विभाजन किया जा सकता है, परंतु कौन सा शासक? जैसे शासक प्रत्येक कालखंड में रहे तो क्या साहित्य के इतिहास के प्रत्येक कालखंड का नाम उस काल के शासक के नाम पर कर दिया जाए? तो ये उचित मत नहीं कहा जा सकता। वही शासक का नामकरण का आधार बन सकता है जिसके व्यक्तित्व ने या जिसकी उपस्थिति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य की गतिविधियों को भी इम्पैक्ट डाला है, साहित्य की गतिविधियों को भी जिसने प्रभावित किया है, उसी शासक के नाम पर काल विभाजन का जो नामकरण है, काल विभाजन उसके आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विक्टोरिया, एलिजाबेथ, इन दोनों के राजनीतिक और जो व्यक्तित्व है, सामाजिक व्यक्तित्व है, इन्होंने साहित्यिक गतिविधि को भी प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त लोकनायक, लोक के जो नायक हैं, जो लोक में लोक को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को चेतना देने का काम कर रहे हैं, उनके आधार पर भी उनको भी विभाजन का आधार बनाया जा सकता है। जैसे गांधी का अपने युग की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, तो उस युग को गांधी युग के नाम से जाना जा सकता है। साहित्यिक नेता के आधार पर भी युग विशेष की जो धारा है उसे विभाजित किया जा सकता है। शेक्सपियर, भारतेंदु, ये एक सीमित व्यक्तित्व नहीं है, इनका जो प्रभाव है उस युग की संपूर्ण धारा पर पड़ता है। भारतेंदु का प्रभाव हम भारतेंदु युग की प्रत्येक जो रचना है उस पर हम उस धारा का प्रभाव देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि कुछ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हुई, महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा या फिर देश का कोई व्यापक आंदोलन है, उसके आधार पर भी विभाजन का आधार उसे भी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई सांस्कृतिक प्रवृत्ति जैसे कि भक्ति, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो प्रवृत्तियां हैं इनके आधार पर भी काल का विभाजन किया जा सकता है। पुनर्जागरण के काल को एक काल कहा जा सकता है। भक्ति जो संस्कृति की एक प्रमुख प्रवृत्ति है उसके आधार पर हिंदी साहित्य का नामकरण भी किया गया, विभाजन का आधार उसे भी बनाया गया है, तो ये भी एक आधार हो सकता है कि किसी सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पर भी काल का विभाजन किया जाए। इन सब से अतिरिक्त और साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी विभाजन किया गया है। कोई साहित्य की चेतना जिसका माध्यम सामान्यतः उस युग की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इस संबंध में एक रूपता का प्रयत्न करना अधिक संगत नहीं है। क्यों नहीं है संगत? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक कालखंड में कोई एक प्रवृत्ति प्रभावी रही हो। जैसे हम छायावाद के संदर्भ में कह सकते हैं कि छायावादी प्रवृत्ति अधिक प्रभावी रही, रीतिकाल के संदर्भ में कह सकते हैं कि रीतिकाल की रीति प्रवृत्ति जो थी वो प्रभावी रही, लेकिन इस आधार पर एक प्रत्येक कालखंड के लिए एक निश्चित साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार बनाना संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए ये विविधतापूर्ण जो आधार है, हम हिंदी साहित्य के जो विभाजन किए गए हैं, ये अनेक प्रकार के जो आधार हैं उसमें वहाँ पर ये आधार ग्रहण किए गए हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वह उसमें जो आधार लिया गया है, मुख्य रूप से जो इनका विभाजन किया गया है 4 खंडों में किया है। लेकिन ये जो 4 खंडों का विभाजन है, इस विभाजन के निश्चितता तक आते हुए, एक निश्चय तक पहुंचते हुए काफ़ी सारे विद्वानों, आलोचकों, इतिहासकारों का मंतव्य रहा। उसके पश्चात एक निश्चित मत निकल कर आया। यदि हम इस समस्त विवेचन का निष्कर्ष निकालें तो ये उभर कर आता है कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए, और युगों का जो नामकरण है वो मूल साहित्यिक चेतना को आधार मानकर किया जाना चाहिए। युगों का जो सीमांकन है वो मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार भी किया जाना चाहिए। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें
तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो एक प्रवृत्ति उभर कर आती है, उसमें विभाजन के संदर्भ में बहुत सारे मतांतर रहे हैं। एक निश्चित आधार ग्रहण करने में परेशानी रही है। मिश्र बंधु ने भी इस समस्या को इंगित करते हुए कहा है कि काल का निर्णय करना कोई सुकर कार्य नहीं है। काल की कड़ी के दोनों छोरों को पकड़ना बहुत सूक्ष्मदर्शिता और गहरी विवेचना से संभव हो पाता है। और साहित्य का जो इतिहास लेखक है उसका दायित्व तो बहुमुखी हो जाता है। उसे तटस्थ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, भावुक कवि, तत्वान्वेषी, समाजशास्त्री, चिंतक और कला प्रेमी के समान अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए ये काल विभाजन और नामकरण का जो दायित्व है वह निर्वहन करना पड़ता है। साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि हम बात करें तो सबसे पहले इस्तिवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तौसी का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, जिसका प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। इसके पश्चात दूसरा जो इतिहास लिखा गया शिव सिंह सरोज, इसमें उन्होंने 1000 कवियों के परिचय दिए हैं। शिव सिंह इसके लेखक है, शिव सिंह सेंगर इसके लेखक हैं। इन कवियों का परिचय देते हुए भी इन्होंने काल विभाजन या प्रवृत्ति निरूपण का प्रयास इन्होंने भी नहीं किया है। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया। ये जो डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसे उन्होंने नाम दिया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये वस्तुतः एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के विशेषांक के रूप में ये निकला था, अंग्रेजी में था ये। और इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया है। इन्होंने बहुत सारे आधार बनाए, इन्होंने नाम दिए अपने साहित्य के इतिहास में चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के परवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने जो काल विभाजन का प्रयास किया है वह अलग अलग आधार पर उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है। किसी एक आधार को उन्होंने काल विभाजन के लिए आधार नहीं बनाया है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रियर्सन के द्वारा काल विभाजन किया गया है इसमें क्या त्रुटियां रहती हैं। ग्रियर्सन के द्वारा ये जो काल विभाजन किया गया, यह इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों का नामकरण लगता है। इसमें निरंतरता का अभाव है। जैसे कि हम देखते हैं कि चारण काल से सीधा धार्मिक पुनर्जागरण, कबीर की कविता तक कवि पहुंच जाता है। इसमें नामकरण में एकता का अभाव है। जैसे यहाँ पर उन्होंने जो इसके रचयिता हैं उसके आधार पर चारण काल नाम दिया है, जो यहाँ उन्होंने नाम दिया है इतिहास के आधार पर, यहाँ उन्होंने प्रमुख घटना के आधार पर दिया है, यहाँ कवि की प्रमुखता के आधार पर दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनमें नामकरण में एकता का अभाव है। ये जो ग्रियर्सन ने विभाजन किया है इसमें कुछ प्रवृत्तियों का बोध होता है, लेकिन एक समग्र ऐतिहासिक जो चेतना जिसके आधार पर साहित्य का इतिहास बनता है उस चेतना का बोध नहीं होता। लेकिन फिर भी डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया ये विभाजन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह प्रथम प्रयास था और प्रथम प्रयास के कारण यह अति सराहनीय रहा। इसके पश्चात हम देखते हैं मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इस इतिहास में उन्होंने 5000 कवियों का परिचय दिया है और इन्होंने भी काल विभाजन करने का प्रयत्न किया है। इसे उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में बांटा। आरंभिक काल, इसे 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। संवत 700 से 1343 तक पूर्व आरंभिक काल माना और उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से 1444 तक माना। इसी प्रकार से माध्यमिक काल को इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल,
संवत 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 तक माना। तीसरा काल उन्होंने लिया अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल 1681 से 1790 और 1791 से 1889 तक माना उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल उन्होंने संवत 1890 से 1925 माना और उसके पश्चात वर्तमान काल संवत 1926 से अद्यावधि तक यानी वर्तमान काल तक समय तक उन्होंने वर्तमान काल उन्होंने माना। ये मिश्रबंधु के द्वारा जो किया गया काल विभाजन है ये ग्रियर्सन के काल विभाजन से कुछ प्रौढ़ है, विकसित है, परंतु इस विभाजन में भी बहुत सारी त्रुटियां रही। जैसे कि उन्होंने प्रत्येक काल को कुछ खंडों में विभाजित कर दिया, तो इससे एक प्रकार का मन मस्तिष्क में एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है, एक प्रकार का मस्तिष्क में एक प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से इन विभाजनों को मस्तिष्क में सेट किया जाए। इनका जो नामकरण है इससे युगीन प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है। कौन कौन सी उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही वह इसमें नहीं पता चलती। केवल अलंकृत काल से ऐसा लगता है कि उस काल में अलंकृत करने की प्रवृत्ति अधिक रही। इसमें कुछ तथ्य विषयक गलतियां भी रही, जैसे कि उन्होंने अपभ्रंश को आरंभिक काल में मिला लिया। पूर्व आरंभिक कह के उन्होंने 700 से जो माना है ये अपभ्रंश का काल था, तो ये काल भी उन्होंने हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया। परिवर्तन काल उन्होंने जो नाम दिया इस पर विद्वानों का आक्षेप हुआ कि परिवर्तन तो हर युग में होते हैं। जैसे आदि काल के पश्चात भक्ति काल आता है तो ये परिवर्तन है, भक्ति काल के पश्चात रीति काल आता है तो ये परिवर्तन है। तो एक परिवर्तन विशेष नाम देके कवि क्या कहना चाहता है तो ये समझ से परे है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख इनकी आलोचना की गई इस आधार पर भी की गई कि इन्होंने जो काल विभाजन किया है उसमें जो सन दिए हैं, जैसे 1343 तक, उसके पश्चात 1344 से 1444, तो इस प्रकार से परिवर्तन का जो उन्होंने सटीक वर्ष दिया है इस पर भी आलोचकों को आपत्ति हुई कि कोई एक वर्ष नहीं होता कि जब साहित्य एक खंड से दूसरे खंड में परिवर्तित अचानक से हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। तो जो सदियों के आधार पर, 100 वर्ष के आधार पर, 50 वर्ष के आधार पर जो विभाजन की प्रवृत्ति है वह आलोचकों की दृष्टि से अधिक सराहनीय है। ऐसी प्रवृत्ति उचित है। ये केवल एकदम एग्जैक्ट सन देख के परिवर्तन की बात कहना सही नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी साहित्य के नामकरण, हिंदी साहित्य के विभाजन और नामकरण के संबंध में कुछ विचारकों के मतों का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।